भारत के संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास किसी भी राज्य में 4 तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। राज्य में, किसी भी राज्य में 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। नंबर 2 सरकार। नंबर 3 जनसंख्या। नंबर 4 संप्रभुता। संप्रभुता है वो राज्य का आधार है। संप्रभुता राज्य का आधार है। इसका संप्रभुता का अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों की स्वयं निर्णय लेता है, उसको संप्रभुता कहा जाता है। नंबर हम सरकार जो सरकार है, सरकार राज्य का उपकरण है जिसके माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। सरकार है, ये राज्य का क्या है? उपकरण है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अच्छा, सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का जो मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कानून संवैधानिक होने से। नंबर 2 बात कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना इसका मुख्य कार्य है। नंबर 3 बात न्यायपालिका इसकी भारी भूमिका है। अपनी पहली भूमिका में इस बात को देखती है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है वो संवैधानिक है या नहीं, यानी संविधान के अनुसार है या नहीं। नंबर 2 बात कार्यपालिका, इसके संदर्भ में हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका अपनी दूसरी भूमिका में इस बात को देखती है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कर रही है या नहीं। अगर संसद के संदर्भ में हम बात करें तो न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है। अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको रद्द भी घोषित कर सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं न्याय पुनरावलोकन शब्द की। हालांकि भारतीय संविधान में न्याय पुनरावलोकन जो शब्द है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 इसका आधार है। अनुच्छेद 13 है इसका न्याय पुनरावलोकन है, इसका आधार है। इसके अलावा हम बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य, मामला है 1973 का। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकार के संदर्भ में या मूल अधिकार के संदर्भ में उसकी आधारभूत संरचना का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है।
अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 की बात कर रहे हैं हम, सॉरी 1773 की बात कर रहे हैं हम। तो ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला कानून था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया पहला कानून था। इसके अंतर्गत या इस कानून के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारतीय गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी क्या नाम कर दिया गया? भारतीय गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। इसके द्वारा इस कानून के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1774 के अंदर। और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एजिला एम्पे थे। अगला जो हम एक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें ये हुआ कि कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश महारानी ने भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। भारत की जो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। कंपनी का शासन इसके अंतर्गत खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश महारानी ने जो भारत की शासन व्यवस्था है इसको अपने हाथ में ले लिया। नंबर 2 बात कर रहे हैं हम कि जो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके वायसराय भारत का वायसराय पद से नया पद सृजित किया गया। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इसके तहत ही इनको वायसराय बनाया गया। यानी 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और इसके तहत इस कानून के तहत इस एक्ट के तहत उनको वायसराय बनाया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत मंत्री का जो पद है वो नया सृजित किया गया। अगला जो एक्ट की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, 1909 का मोर्ले मिंटो अधिनियम। इसकी विशेषता ये है कि भारत में सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है मुसलमानों के लिए, इसमें अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में मोर्ले भारत के सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय। मोर्ले ने मिंटो को ये पत्र लिखते हुए कहा
कि इस अधिनियम के तहत हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं। मोर्ले ने मिंटो को पत्र लिखते हुए कहा कि हम इस अधिनियम के तहत भारत में नाग के दांत बो रहे हैं। दूसरी बात, के.एम. मुंशी ने इस एक्ट के संदर्भ में यह कहा कि इसने भारत के उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला, लोकतंत्र को मार डाला, यानी भारत के उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। अगली जो एक्ट की बात करें हम दोस्तों, 1919 का वोटिंग सेंस फॉर अधिनियम, इसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, इसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें मोटेंग्यू भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड है जो वायसराय थे। तो इसमें 1919 का जो मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें पहली बार उत्तरदायी शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। इसकी जो विशेषता है कि 1919 का जो मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत उत्तरदायी शब्द का जो उल्लेख है, इसमें हम देखते हैं, इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का भी इसमें प्रावधान किया गया। नंबर 2 बात, इसमें लोक सेवा का भी प्रावधान किया गया। 1923 के अंदर लोक सेवा में सुधार हेतु ली आयोग का गठन किया गया। 1923 के अंतर्गत लोक सेवा के सुधार में इसमें ली आयोग का गठन किया गया। इसने अपना प्रतिवेदन 1924 को दिया। ठीक, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नंबर 3 बात कर रहे हैं हम कि इस अधिनियम के तहत दैवेत शासन डायर की स्थापना की गई। दैवेत शासन डायर दोहरा शासन की स्थापना की गई। यानी इसके अलावा केंद्र और राज्यों की को विषय अलग अलग निर्धारित किए गए। हालांकि प्रांतों में भी एक विशेषता ये थी कि इनका जो 2 भागों में इनका प्रतिनिधित्व कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल ने अपने पास किस विषय रख लिए गए। नंबर 2 बात, जन प्रतिनिधित्व को भी अलग से विषय दिए गए। तो यानी दोहरा शासन है, दैवेत शासन है और केंद्र और राज्यों के संबंध में क्या अलग अलग विषय बांटे गए, पृथक किए गए। अगली हम जो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यानी सांप्रदायिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन जो सांप्रदायिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत विस्तार किया गया। आंग्ल भारतीय ईसाई सिखों में क्या यह निर्वाचन प्रणाली है, तो इसका विस्तार किया गया। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। देखो दोस्तों, नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो देशी राज्यों से संबंधित समस्याओं पर विचार करने हेतु के नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रणाली है जो इस एक्ट के द्वारा ही लागू की गई। हम अगले की बात जो कर रहे हैं, भारत शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम।
इसमें पहली बार जो अखिल भारतीय जो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या इसके एक्ट के द्वारा हुआ। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय है, इसमें जो शब्द है ये देशी रियासतों के कारण के अस्तित्व में नहीं आ सका। नंबर दो बात कर रहे हैं हम कि राज्यों को स्वायत्तता दी गई, स्वायत्तता दी गई, यानी राज्यों को अधिकार दिए गए। नंबर जो 3 बात है इसके अंतर्गत कि दोहरे शासन जो डायर की स्थापना है, दोहरे शासन, डायर की स्थापना, द्वैत शासन जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में लागू हुआ था, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको क्या है, केंद्र में लागू कर दिया गया। अच्छा, नंबर 4 जो इसकी विशेषता है कि केंद्र सरकार के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकार के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो जो 5 बात है इसके अंतर्गत, यानी आरबीआई का जो गठन है वो बॉम्बे के अंतर्गत किया गया। आरबीआई का जो गठन है, इसकी स्थापना है, वो बॉम्बे के अंतर्गत की गई। नंबर जो 6 बात है, यानी दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, लेकिन यह संघीय न्यायालय नहीं था, फेडरेशन न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा जो कोई भी मामला है उसकी जांच के लिए प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया, यानी इस एक्ट के तहत रेलवे प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। नंबर 8 विशेषता ये है इस अधिनियम की कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को निर्देशों का उपकरण कहा गया। नीति निर्देशों का उपकरण कहा गया। नीति निर्देशक जो तत्व है, इनको निर्देशों का उपकरण कहा गया। इसके अलावा इस जो भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत यानी केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट जो विषय थे उन पर जो कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। इन्होंने इस कानून के संदर्भ में कहा कि यह दास्तान का अधिकार पत्र है। यह ऐसी इंजन रहित गाड़ी है जिसके अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। केबी कित की एक बुक है, केबी कित की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के तहत भारत की जनता को ये विश्वास दिलाया गया कि उन्हें इस अधिनियम के तहत सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन इंग्लैंड की जनता को ये विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। अच्छा।